मैंने वन पीस को 2021 या फिर 20 से देखना शुरू किया था और आज तक मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करता आ रहा हूँ, दोनों एनिमे और मांगा। तब से लेकर आज तक मैंने वन पीस रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया, जस्ट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था और वन पीस मेरी दिनचर्या का इतना बड़ा पार्ट बन गया था मेंटली कि उसने मेरी फिलॉसफीज और वगैरह को भी चेंज करना शुरू कर दिया था, मोल्ड करना शुरू कर दिया था। इसी के बीच में मैंने वन पीस की सारी मूवीज देख डाली, वन पीस की शॉर्ट स्टोरीज पर डाली, ऑल इन ऑल सब कुछ देखा वन पीस रिलेटेड। लेकिन इस ऑब्सेशन वाले फेज के दौरान मेरे को ये भी रियलाइजेशन हिट हुई कि कैसे वन पीस इन ऑल ने अपनी क्रिएटिविटी कैसे खो दी और कैसे अब वन पीस उतना ज्यादा हिट नहीं होता जो पहले मेरे को शुरुआत में होता था। वेल, बचपन से मैंने एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन सुना है कि अगर एक जहाज है, अगर तुम उसके सारी लकड़ियों को बदल दो तो क्या वो सेम जहाज रहेगा भी? वन पीस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। वन पीस के जितने भी मेन पॉइंट्स थे जो वन पीस को वन पीस बनाती थी, वो सब ओडा के थ्रू बदल दी गई। जैसे सबसे पहले हम वन पीस के आर्ट की बात करते हैं कि ओवरऑल कितना चेंज आया है उसमें। अगर कैरेक्टर डिजाइन की बात करी जाए तो सबसे पहले हम शेप थ्योरी की बात करते हैं। अगर आप लोग को शेप थ्योरी का पता ना हो तो शेप थ्योरी ना एक कोर विजुअल लैंग्वेज होती है किसी भी एनिमेशन की। जब भी तुम कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिर किसी भी कैरेक्टर का डिजाइन बनाते हो तो वो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कल ले लो, सर्कल तुम्हें कम्युनिकेट करती है कि वो सॉफ्ट है, विम्सी है और फ्रेंडली है इन नेचर। स्क्वायर होता है वो रिजिड होता है, स्टेबल होता है, स्टबन होता है। और जो ट्रायंगल होता है वो डेंजर का साइन होता है, मैलाइज और शार्प विट। अर्ली वन पीस था शुरू वाला, वो मास्टर क्लास रखता था इसमें। इतनी लॉलेस ज्योमेट्री होती थी, सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग थे। अभी अगर हम प्री टाइम स्किप का एग्जांपल लें, अगर तुम एक्सट्रीम विजुअल वेरिएंस को देखो ना, अलाबास्ता में, स्काइपिया में, थ्रिलर बार्क तक में, इवन वो थ्रिलर बार्क खुद में कुछ स्ट्रॉन्ग आर्क नहीं था, फिर भी उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। अगर तुम उसके मेल कैरेक्टर्स में देखो, जो वापुल था वो एक वॉकिंग मेटल स्क्वायर था। क्रोकोडाइल था, उसका शार्प एज्ड रेक्टेंगल टाइप था जो कि स्लिक्ड ब्लैक हेयर के साथ कवर्ड था। और जो फॉक्सी था अपना, वो एक्सट्रीम स्प्लिट हेड ट्रायंगल जैसा लगता। अगर फीमेल कैरेक्टर की बात करी जाए तो जो कोकोरो थी, है ना, वो ओवरलैपिंग सर्कुलर शेप थी। जो मिस मंडे थी वो हाइपर मस्कुलर बोलॉग जैसी थी। पेरोना जो कि डिस्टिक और गॉथिक डॉल एस्थेटिक में बनाई थी, उसके आंखें होल राउंड थी और बड़ी थी। जो हीरोइक एलाइज थे जैसे टॉम बहुत प्यारा कैरेक्टर है, और फ्रैंकी की जितनी भी फैमिली थी वो कम्प्लीटली डिफाइड थी स्टैंडर्ड ह्यूमन एनाटॉमी में, जो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लॉलेस विजुअल वर्ल्ड का एक बिल्डअप करती। अगर तुम अब ये पोस्ट टाइम स्किप में देखो तो पूरी सीरीज ही अबैंडन कर देती है, जिसमें वो शेप लैंग्वेज का यूज ही नहीं करती प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए, चाहे कोई भी जेंडर हो, लेकिन सबसे बुरा फीमेल्स के साथ ही हो। ये तो वेल मीम बन गया है कि सारी की सारी वन पीस की फीमेल नाम ही जैसी ही लगती है, रीक्लोन्ड हैश्ड। चाहे वो रेबेका हो, शिराहोशी हो, यामाटो हो, प्रिंसेस मंचरी हो, ये सारे के सारे इतने सिग्नल कंट्रोल लेते हैं पूरी सीरीज में, फिर भी इनका कोई डिस्टिंक्शन नहीं लगता। वो नाम ही का एक रीहैश ही लगते हैं, कॉपी पेस्ट बेसिक, विच इज फकिंग ट्रैजिक मैन। और जो मेजर मेल फिगर्स हैं, स्पेशली विलेंस और राइवल्स, वो हेविली स्टैंडर्डाइज बन चुके हैं, जिसमें वो हाइपर मैस्कुलिन होंगे, इम्पॉसिबली उनका वाइड टोर्सो होगा और छोटे से पतले से लेग होंगे। ये आर्केटाइप यूज करते हैं। डॉगलस बुलेट जो कि स्टैम्पीड मूवी में है, काइडो जो कि वानो में है, किंग वानो काटाकुरी होल केक में, ये सारे के सारे सेम यूनिफॉर्म टॉप हैवी ट्रायंगल सिलुएट को कैरी करते हैं, जो कि बिजारनेस को बड़ा लैक करता है। वो क्रिएटिव ज्योमेट्री जो पहले थी मौर्या जैसे कैरेक्टर में, पूमा में, वो खत्म हो गई। अब कैरेक्टर की बात हो गई है तो उसके बाद हम देखते हैं कि ओडा इन कैरेक्टर्स को यूज कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि पेजेस का यूटिलाइजेशन ना बड़े पेजेस में होता था, स्वीपिंग पैनल बाउंड्रीज होती थी, ड्रामेटिक रिलीफ या फिर रिवील, जो भी कॉमेडिक बीट्स थे वो उनको ना हाफ पेज या फिर पूरा फुल पेज स्प्रेड मिलता था मिनिमल डायलॉग्स के साथ।
जिसमें कैरेक्टर को एक्ट करने का और फिजिकल कॉमेडी को ना नेचुरली लैंड करने का मौका मिलता था। फॉर एग्जांपल अगर देखा हो आपने, लूफी जब ज़ॉम्बी को वापस ग्रेव में थ्रिलर बार में पुश बैक करता, तो वो इम्पैक्ट इसीलिए था क्योंकि पेज का यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी तरीके से हुआ। लेकिन अब देखो ना, अगर आपने नोटिस किया हो, जो एवरेज नंबर ऑफ पैनल होते हैं एक पेज में, बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज। पेजेस अब क्रैम्ड होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर पैनल्स लगे होते हैं, जिसमें ना इररेलेवेंट फॉर्डर कैरेक्टर्स होते हैं, वो साइड बाय साइड पीछे तुम्हारा रिएक्शन देते रहते हैं। और इतना वॉल टू वॉल एक्सपोजिटरी तुमको डायलॉग देखने को मिलेगा, जिधर ना आर्टवर्क अपने खुद की काइनेटिक एनर्जी को खो देता है, जिसमें व्यूअर जो अपनी ऑडियंस है उसकी आंखों के सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन रख दी जाती है जिसमें पैशन तक नहीं दिखता। और विजुअल कॉम्पोजिशन की कमी ये प्रूव कर देती है कि जो वन पीस की आत्मा थी वो उसकी बॉडी को छोड़कर कब की चली गई। वेल, अब ये जो कैरेक्टर है और ये पैनल है, इन दोनों को मिलाकर एक चीज बचती है, जो कि होता है उसके पीछे का हाई फैंटेसी इन्वायरमेंट। अगर आपने पुरानी वाली वन पीस या शुरुआती वन पीस या प्री टाइम्स के बोलो, उसमें देखा होगा जो आइलैंड्स होते थे वो फीवर ड्रीम की तरह लगते थे, जो कि डिफाई करते थे ज्योग्राफी और लॉजिक तक। स्काइपिया खुद में एक हिडन ओशन होता था जो कि सस्पेंडेड होता था बादलों में, उसका खुद का एक इकोसिस्टम तक था, जो लिंग लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड, जिसमें सरियल लैंडस्केप था, जिसमें हर एक जानवर और पेड़ ना स्ट्रेच्ड थे वर्टिकली। एनिस लॉबी था जो उसमें एक परपेचुअल जुडिशियल फोर्ट्रेस था, जो कि होवर करता था एक बॉटमलेस वॉइड के ओशन। इस सरियल इमेजरी, वियर्ड, ऑब्सक्योर, फीवर लाइक इमेजरी और इमेजिनेशन जो कि ओडा की थी, उसको लाइफ लाइक मांगा पैनल पे देखना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, अमेजिंग। और अब क्या होता है वन पीस में? कुछ नहीं होता। जितनी भी मॉडर्न लोकेशंस हैं उनको सबको रीहैश कर दिया गया। ओडा ने खुद की यूनिक फैंटेसी कॉन्सेप्ट को उजागर करना, उनको पन्नों पे बनाना छोड़कर रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल और कल्चरल टूरिज्म थी जो उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे कि उनको पैसे दिए हों कि उनके जितने भी टूरिज्म है वो बढ़ जाए। अगर हम ड्रेसरोसा को एग्जांपल लें, वो क्या है, स्टैंडर्ड टूरिस्ट ब्रोशर स्पेन का रेप्लिकेट करता पूरा बॉडी के आर्किटेक्चर को, फ्लेमेंको का पूरा डांस है, टपास है, और जो इतने भी हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है वो सारा रोमन क्लोसियम का है। अभी जो वानो है, वानो क्या है यार, स्टैंडर्ड जो ईडो पीरियड था फ्यूडल जापान का सारा ट्रेडिशनल ओकियो जो वेव आर्ट फॉर्म है वो भी दिख जाएगा तुमको वानो में। टोरी गेट्स थे वो दिख जाएंगे, जो समुराय का कास्ट स्ट्रक्चर था वो भी दिख जाएगा, और जो काबुकिटी थिएटर होते हैं ना वो एक्ट में होते थे, जैसे 1 2 3 4 वो पूरे स्ट्रक्चर में डाल दिया, बताओ ओडा ने। वेल, वानो का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई विश कि वो थोड़ा और इमेजिनेटिव और यूनिक होता है इंस्टेड ऑफ फकिंग कॉपी। इवन अगर जो अपना लेटेस्ट आर्क चल रहा है एल्बाफ का, वो भी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक नॉर्स वाइकिंग मिथोलॉजी याडा याडा ये सब है। उनका जो भी आर्किटेक्चर है, क्लोथिंग रिलायंस ऑन एक्सट्रील है ना, जो पेड़ है उसको एक्सट्रील होते हैं, वो सारा का सारा स्कैंडिनेवियन फ्लोप से पुल आउट किया गया। इंस्टेड ऑफ फकिंग फोकसिंग ऑन मेकिंग समथिंग यूनिक इन वन पीस, ओडा ने बस कॉपी करना वो किया चूज। तो वो आर्टिस्टिक डिस्टिंक्शन इन सब में खत्म हो गई, ये हमने देखा आर्ट। अभी उसके जो मेन पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का, वो होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमको नैरेटिव है जो हमारा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल मूवमेंट के थ्रू। जिधर हमारा पुराने वाला वन पीस या फिर प्री टाइम्स के बोल दो, उधर वो ज्यादा रिलाई करता था इन्वायरमेंटल जो फ्रिक्शन होता था उस पर। जैसे सेटिंग होती थी वो हॉस्टाइल होती थी ऑब्स्टेकल के लिए, कैरेक्टर के लिए, और ऑर्गेनिकली हमारे कैरेक्टर ना नेविगेट करते थे उस रास्ते के थ्रू। तो उस टाइम स्किप है जो हमारा, उसमें सारे के सारे मैकेनिकल ट्रिगर होते हैं। जैसे जब कैरेक्टर कोई भी आर्टिफिशियल जोन में ना एंटर करता है, जिधर ना उन इवेंट्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहे होते हैं, रिजिड यानी पत्थर के समान,
बिल्कुल एक वीडियो गेम सीक्वेंस के थ्रू, जिधर तुमको बस एक कटसीन ट्रिगर करने का। अभी दोनों को साइड बाय साइड रख के देखा जाए तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि जो प्री टाइम स्क्रिप्ट था उसमें क्या होता था। क्रियू होता था, वो फिर उसके बाद एक्सप्लोर करता था एनवायरनमेंट को, इन्वायरमेंट का फ्रिक्शन होता था, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिक कन्फ्लिक्ट एमर्ज होती थी। उस टाइम स्किप पे क्या होता है, क्रियू होता है, लैंड होता है आइलैंड में, उसके बाद प्लॉट को ट्रिगर करते हैं और उनके साथ उसकी मैकेनिकल चेकलिस्ट पूरी हो जाती। फिर उसके बाद ये साइकिल रिपीट होने लग जाता था। ओवरऑल यही उसका डिस्टिंक्शन और स्ट्रक्चर है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो अलाबास्ता था वो डेजर्ट उसका एक एक्टिव एंटेगनिस्ट था खुद में। स्ट्रॉ हैट गुम हो जाते थे वो डेजर्ट में, है ना। हीट एग्जॉस्शन फील होता था उनको, हाइपरथर्मिया, उनको हंट करना पड़ता था डेजर्ट वाइल्ड लाइफ में, सरवाइव करना पड़ता था, भागना पड़ता था, पानी के लिए वो जूझ रहे थे और उनका टैक्टिकल नाइटमेयर फेस करना पड़ता था ओवरऑल ये पूरे मैसिव लैंडस्केप में। ये उनका एक नैरेटिव प्रोग्रेशन में एक जियोग्राफिकल फ्रिक्शन की एंट्री थी। ये कन्फ्लिक्ट जो थी ना, ये अर्न फील होती थी क्योंकि वो जियोग्राफी ने खुद क्रिएट करे थे स्टेट। वर्ल्ड बड़ा लगता था, अलग लगता था और डेंजरस लगता था। अब ड्रेसरोसा और वॉनो की बात करते हैं। ड्रेसरोसा बिल्कुल एक वीडियो गेम टाइप आइलैंड था। क्रियू अराइव करता है, प्री प्लान्ड अलायंस होती है उनकी, ट्रफालगर लॉ ने सेट की होती है। सीजर वो जो भी पंख हजार्ड में होता है वो वाले इंसिडेंट्स के थ्रू। तो वो जब भी अशोर पे स्टेप करता है ना, तो मैकेनिकल ट्रिगर देखने को मिलता है जो कि उनके लिए इंस्टेंटली रूट करता है, जिसमें फॉर एग्जांपल वो लोकलाइज्ड कॉम्बैट सेक्टर में चल जाता है, क्लोजियम, ग्रीन बिट फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड फैक्ट्री, याडा याडा। तुम लोगों ने नोटिस किया कि जो दुनिया है उनके अराउंड, वो कभी उनको पुश बैक नहीं करती, वो अकोमोडेट करती है प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनाइज करती है सारे कैरेक्टर्स को 1v1 के लिए, जो कि मैचअप होते हैं, उनके क्लैशेस होते हैं। वानो में स्पेसिफिकली अगर देखो, जो जियोग्राफी है वो बाईपास हो जाती है पूरी एंटायरली सिर्फ नरेटिव के थ्रू। लूफी आता है, इंस्टेंटली तामा से मिलता है, फिर ट्रिगर हो जाता है कि ओडन की लेगेसी ये है, तो क्लिनिकल ऑर्डरली उसको ये करना है, समुराई को गैदर करना है, ये उनकी चेकलिस्ट है, ये कर करके उनको लड़ाई करनी है और फिर उनका मैचअप सेट हो जाता है। ये होता है। और अलग से अगर आप देखो तो पोस्ट टाइम स्किप, जैसे फिशमैन आइलैंड आर्क है, ड्रेसरोसा या वानो, ये सारे के सारे ना रेपिटेटिव एक स्ट्रक्चरल लूप पे चलते हैं, जिधर अपना जो स्ट्रॉ हैट है वो अराइव करते हैं किसी ऑप्रेस्ड लोकेशन पर। फिर उसके बाद कोई ट्रेजिक रॉयल फिगर होगा जो अपना हिस्टोरिकल बड़ा सा फ्लैशबैक देगा, जैसे टाइगर हो गया, ओतोहिमे हो गया, कायरोस हो गया, स्कारलेट हो गया या फिर ओडेन हो गया। फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन होता है एक आर्टिफिशियल टिकिंग बॉम्ब का, जो कि एक आर्टिफिशियल ना इमरजेंसी क्रिएट कर देती है, जो पेसिंग को ड्रैग करने में मदद करती है। नोवा का गिरना फिशमैन आइलैंड में, उसके बाद बर्ड गेज का होना उसमें ड्रेसरोसा में, फिर ओनिगशिमा का नीचे गिरना, और उसके बाद जो सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्बैट होता है ना, जो मैचअप होता है, वो एक जायंट फीस्ट होता है क्लैशअप के लिए, जो कि बेसिकली इंटरनेट पे ट्रेंड करने को बनवाया है इन्होंने। जो पुरानी वाली वन पीस थी जिसमें उसका अलग ही मॉडल था, अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे वाटर 7 है या फिर एनिस लॉबी का एग्जांपल लेके बात करते हैं, उधर कोई किंगडम नहीं था जिसको बचाने का था अपने को, उधर एक इंटीमेट क्रू ब्रेकडाउन और रेस्क्यू मिशन था। इम्पेल डाउन था जो हाई स्टेक प्रिजन एस्केप था, जिधर हमारा प्रोटैगनिस्ट अल्टीमेटली फेल कर जाता अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को, जो कि साबोडी में होता है। पूरा एब्सोल्यूट फेलियर, पूरा डिफीट, वो खुद के मोल्ड को ही डिस्ट्रॉय करता, खुद के स्ट्रक्चर को बार बार। सोचो इतना प्यारी तरह लिखा गया था उस टाइम उसका स्ट्रक्चर। बट वेल, वही तो बात होगी ना, ओडा ने इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। आई डोंट थिंक कि ओडा खुद की स्टोरी अब लिखता भी खुद है। नो वंडर उसने बीवी को काला बना दिया, चीता बना दिया। ये सेक्रीफाइस ऑफ क्वालिटी हमको उसके लिटरेरी और नरेटिव में भी दिखती है। अबे लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये तुम लोगों ने सब जगह सुना होगा कि शो डोंट टेल। ये एक्सपोजिशन एक ट्रैप होता है, ठीक। वर्ल्ड बिल्डिंग होती है जो, वो आइडली एक्सपीरियंस करी जाती है कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंटल स्टोरी टेलिंग होती है,
लेकिन आज के वन पीस में क्या होता है, वो सारी की सारी होल्ड कर देती है, नरेटिव मोमेंटो को डिलीवर करती है अपने मैसेज को टेक्स्ट हैवी इन्फो डंप्स के थ्रू। कभी भी तुमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तुम मेरे को एक बड़ी बात बता दो, जो ड्रेसरोसा में थी या वानो में थी या फिर एगहेड में थी, जो कि तुमको अच्छा लगे। एल्बाफ में ज़रूर थोड़ा बहुत दिखा होगा, बट उन्होंने फिर स्पेसिफिकली सीधे ही एक्शन पे ले आए हमें। कभी एल्बाफ को, उसकी जियोग्राफी को और उसके एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना, उसको ध्यान से देखना, एक्सपीरियंस करने का हमें कभी मौका ही नहीं मिला। फिशमैन आइलैंड में देखो, जैसे 648 या फिर 649 वाला जो चैप्टर था फिशमैन आइलैंड का, उधर स्टोरी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है जब रॉबिन एक पोनी ग्लिफ के आगे खड़ी हो जाती है, लिटरली बताती है कि जो बॉय के अपॉलॉजी लेटर है ये, मैकेनिक्स ऑफ पोसाइडन को एक्सप्लेन करने लग जाती है। अरे भाई, उसको हमें खुद को देखने को मिलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस डंप। अभी जो जो वाला आर्क था उसमें कैरेक्टर्स पूरे एक रूम में बैठे होते हैं, वेल्ट्री और मल्टीपल चैप्टर्स तक कोकी क्लैन, मिंक रूलर, ये वॉल टू वॉल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होता है रेड पॉलीग्लिफ में एंसेस्ट्रल लीनेज और वो ओडन की एग्जीक्यूशन के बारे में। सबसे बड़ा एक्सपोजिशन ट्रैप हुआ था एगहेड में। उसमें बार बार ये जो अपना आइलैंड एस्केप का मेन मिशन है उसको इतना पैड किया गया, इतने इररेलेवेंट मांगा पैनल्स रखे गए, इतने इररेलेवेंट टेक्स्ट रखा गया, इतना इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखा गया। इवन वो इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी थी उसको कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वेगापंक उसको एक्सप्लेन कर रहा था पूरी हिस्ट्री को, पूरी वर्ल्ड सेंचुरी को, और वो बीच में काटा होगा। बेसिकली हमको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा, वो बेसिकली इक्वेटेड टू नथिंग हो गया। वो पूरा एक इलुस्ट्रेटेड लेक्चर देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता। अब कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, जिस वन पीस को हम पसंद करते थे उसमें क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल नॉकअप स्ट्रीम, जो कि हमें जाया में देखा, कभी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये काम कैसे करती है शुरुआत में, कि ये जो नॉकअप स्ट्रीम है, ये जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, जो डेंजरस है, टेरिफाइंग है, वो हमें पता भी नहीं था कि काम करता है कि नहीं। हमने कितनी बार देखा कि आसमान से ये जितनी भी शिपें हैं टूट कर नीचे बिखर रही हैं, कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जब हमने उसको खुद एक्सपीरियंस किया तब क्लिक हुआ कि ये काम कैसे करता है। और उसके डायरेक्ट बाद हमें स्काई आइलैंड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जिधर हम एक्सप्लोर करता हमारा पूरा क्रू, और पूरे एनवायरनमेंट को हम अपने खुद के कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करते हैं। भाई साहब, क्या एंजॉयमेंट मिलता है ना उसके थ्रू, और क्या मस्त लिखा गया उसमें। अब वाटर 7 में देख लो, एक्वा लगूना था जो अपना, जो कि एक एनुअल आइडल वेव थी, जो कि पूरे सिटी को थ्रेटन कर रही थी। वो कभी एक्सपैंड नहीं किया गया कि ये काम कैसे करती है, ये क्यों हो रही है। ये सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया गया था कि एक एनवायरमेंटल रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है ये पूरे मेट्रोपोलिस में। वर्ल्ड बिल्कुल एक एशियंट लगता था, पूरा अलाइव लगता था, जिसको अभी तक एक्सप्लेन किया नहीं गया और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी, जिसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत थी, जो कि हमें करने दिया गया। अभी एनिस लॉबी में जो अपना जुडिशियल वाला सिस्टम था, उसमें जो छेद था, कभी एक्सप्लेन किया गया क्यों हुआ था वो? नहीं। हमने जब उसको एक्सपीरियंस किया, जो कि हमारा ट्रेजेडी थी, जो भी हमारी स्ट्रॉ हार्ट की, उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट की, उसके थ्रू किया। अब हमारा प्लॉट, नरेटिव और जो हमारा एनवायरनमेंट था वो एग्जिस्ट करते थे इंडिपेंडेंटली। प्लॉट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि ये एनवायरनमेंट है, वो हम खुद एक्सपीरियंस करते थे। और अब इस नरेशन में अगर आपने नोटिस करा भी होगा, कितने मेमोरेबल डायलॉग होते थे पहले। फॉर एग्जांपल ड्रम आइलैंड में, जो कि पूरा शुरू वाला आर्क था, उसी में इतनी प्यारी लाइन हो गई थी, जो कि हमारा डॉक्टर हेलिक कहते हैं, When does a man die? When he is forgotten। और ब्लैकबियर्ड की वो डेक्लेरेशन वाली स्पीच जाया में, उधर क्लैश नहीं होता, सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल और फिलोसफिकल क्लैश होता, जिधर ब्लैकबियर्ड कहता है कि a man's dream will never die। और वो रॉबिन का बोलना कि I want to live एनिस लॉबी में, ये लाइंस थी जो वो डीप इंटीमेट इमोशनल क्राइसिस से बनी थी। लेकिन जो अब डायलॉग लिखते हैं ना ये ओडा और उसके एडिटर, वो सारे यूटिलिटेरियन है।
कैरेक्टर्स आधा टाइम तो चैप्टर में शाउट करते रहते हैं और अपने टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्लान को बताते रहते हैं, स्क्रीम करते रहते हैं अपने अटैक्स को, या फिर सेम कैच फ्रेज को रिपीट करते कहते हैं काइज़ुकू ओरेगा डैडी फॉर लॉर्ड ओडेन। ये सारी इंटीमेट जितनी भी क्वाइट कन्वर्सेशंस थी या फिर इनर सोल का रिवील होना था, ये रिप्लेस कर दिए गए। तो अब वो डायलॉग में वो पावर ही नहीं बची, वो नरेटिव बिल्डअप हुआ ही नहीं कि उन लाइंस को कोई मतलब बन पाए। ये जो नरेटिव की पूरी एफिशिएंसी थी ना, ये पूरी कोलैप्स कर गई है ये मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज के अंदर। ये आर्क रेगुलरली एक्सीड कर जाते हैं ना 100 चैप्टर से ऊपर, सोचो। और जो स्टोरी है अपनी रिलेंटलेस पैडिंग यूज कर रही है ताकि वो सीरियलाइज हो सके। बस सिर्फ डजन ऑफ पेजेस के चैप्टर आ रहे हैं हर वीक पे, जिधर से साइड कैरेक्टर ही देखने को मिल रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, और एक जेनरिक लो स्टेक थ्रेट दिख रहे हैं हमें, जैसे ओनी वायरस हो गया वानो में, या फिर पंक हैजर्ड में वो पॉइजन गैस हो गया। ये सारे के सारे कॉर्पोरेट पेसिंग बनाया गया, इंजीनियर किया गया स्पेसिफिकली ताकि रन टाइम बढ़ सके। और इसके थ्रू जो सेक्रीफाइस हो रही है वो थी वन पीस की टाइट स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं तो किसी भी स्टोरी में सबसे ज्यादा जान कौन डालता है, क्या डालता है? उसके कैरेक्टर्स। अभी के चैप्टरों में प्रायोरिटाइज जो किया गया है इन कैरेक्टर्स के थ्रू वो है शॉर्ट टर्म डोपामीन। पर्पसफुल स्टोरी टेलिंग यूज नहीं हो रही है इधर। फॉर एग्जांपल जो करंट आर्क्स चल रहे हैं एल्बाफ और जो एगहेड हो चुका है ऑलरेडी, वेल तो इनमें आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल शैंक्स जब किड को वन शॉट कर देता है और गार्प कुजान को फाइट करता है तो एक इमीडिएट इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद प्रिंस लोकी का, जो कि अंडरवर्ल्ड गॉड का नाम दे दिया जाता है उसको। तो एक वो स्ट्रक्चरल क्लिकबेट बन जाता लोगों के लिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये किसी भी कैरेक्टर को ना प्रोग्रेस नहीं करवाती ना डेवलप करवाती। वो इंजीनियर ही इसीलिए की गई है ताकि वो स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो कर सके। स्पेसिफिकली जैसे टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे एडिट बन सके उनके, और एक पावर स्केलिंग वाली कन्वर्सेशन बन सके, और वीक टू वीक उसके बारे में बात होती रही और उसके हाइप बनी रहे। और मैट्रिक्स तो है ही ऐसा, ये हाइप के चलते ही वो मांगा के सेल्स बढ़ जाएंगे। अब उसके कॉन्ट्रास्ट में देखो, जब जोरो ने पहली बार बराटिये में मीहॉक से फाइट करी, वो कोई माइक्रो क्लैश नहीं था, क्योंकि लोग आज भी उस फाइट को याद रखते हैं। वो परमानेंटली जोरो के कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद किया था, जो कि आज की डेट में भी जोरो के कैरेक्टर में इनबिल्ट है। वो परमानेंटली उसने रिकंटेक्चुअलाइज कर दिया था जोरो का वर्ल्ड व्यू। उसने एस्टैब्लिश कर दिया था एक सीलिंग ऑफ द ग्रैंड लाइन। उसके बाद एक इंटरनल कैरेक्टर की कन्वेंशन फॉर द नेक्स्ट 500 चैप्टर्स। जब आउकीजी इंट्रोड्यूस होता है लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड में, तो वो एम्प्टी हाइप के लिए नहीं होता, वो एक टेरिफाइंग नैरेटिव रियलाइजेशन थी कि लफी फ्रैक्चर हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस, और उसका एक साइकोलॉजिकल क्रैक बिल्डअप हो रहा है जो कि बॉट 7 तक जाता है। तुम लोगों ने नोटिस किया कि कैसे इनके बीच में कभी क्लैश नहीं हुआ, और अगर क्लैश हुआ भी प्री टाइम स्किप में तो वो ओवरऑल वन साइडेड था। आउकीजी का पूरे क्रू को जमा देना, पूरे क्रू को नहीं, लूफी और रॉबिन को, और मीहॉक का जोरो को मार देना। और फिर उसके बाद जोरो की क्या बिंदास लाइन थी कि आई वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। वेल अगर इन सबको भी छोड़ दे, मुझे ये जो मेन कैरेक्टर है और अब साइड कैरेक्टर्स पर आए, तो तुम लोग ने देखा होगा कि कैसे जो सपोर्टिंग कास्ट है हमारी, वो इंडिविजुअल ह्यूमन एजेंसी से स्टेप डाउन होकर सिर्फ एक टैक्टिकल एसेट बन चुकी है, जो कि कॉम्बैट होता है जो हमारा, उसको बैलेंस आउट कर देती। अब वानों में देखो, जो हमारे 9 रेड स्कावार्ड्स थे, 1-2 डीप कंपेलिंग्स हमारा एलाइज को बनाने के बजाय ओडा ने 9 को इंट्रोड्यूस किया एक साथ। क्यों? और इन सब को डेवलप करना इंडिविजुअली इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि वो सब एक्ट करते हैं एज अ हाइव माइंड। उनका फंक्शन ही यही है
उनकी सिर्फ नरेटिव यूटिलिटी ये है कि वो मैकेनिकल है, वो फाइट करते हैं काइडो के साथ, है ना, हाइप करते हैं क्लैश को ड्यूरेबिलिटी के थ्रू, फिर डिफीट हो जाते हैं, फिर स्कैटर हो जाते हैं नागिशिमा के ओवरऑल अराउंड छोटे छोटे माइनर लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए, जैसे ओरोची के हेड को कट करना, फिर जो एग्जीक्यूशनर थे उनको स्टॉल करना। उन पे खुद की कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं थी, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल ब्लॉकेड्स थे, सिर्फ ड्रैग आउट करने के लिए पूरे रेड के रन टाइम को। और अब वेगा पंक के क्लोन ही देख लो तुम, बिल्कुल चेस पीस एनालॉजी जैसे है भाई, पूरा लिटरली। उन्होंने सिर्फ एक कम्प्लेक्स साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं बनाया, उन्होंने नैरेटिव को स्प्लिट कर दिया, जिधर 6 लिटरल आर्केटाइप्स थे, लॉजिक, इविल, रैथ, विजडम, थिंकिंग, ग्रीड। वो रियल इंडिविजुअल जैसे काम कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ एक मैकेनिकल टूल थे जो कि लेबोरेटरी के अक्रॉस स्प्रेड आउट हो रखे थे, जस्ट टू टॉगल सिक्योरिटी सेटिंग और शिफ्ट कमांड करना, सेरेफिम पे अथॉरिटी लेना या फिर खुद मरना कि ताकि वो फैब्रिकेट कर सके वो सुपरफिशियल स्टेक्स को। और स्पेसिफिकली डोरी और ब्रॉगी का आना, जो वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वापस, जो इमोशनल वेट उस सब के वो 20 साल के ड्रीम पे था, जो स्टैंड करता था जिस पर वो कि उसको सबसे पावरफुल वॉरियर बनना है, जो डोरी ब्रोगी जैसा बनना है, वो अचानक से बस लूफी को सेव करने के लिए आ जाते हैं गोरोसो के खिलाफ, वो सारा पाथ क्लियर कर देते हैं, पूरा प्लॉट मैंडेटेड बॉडीगार्ड। बताओ, उनकी ज़रूरत कुछ नहीं थी, उनको फिर भी इंट्रोड्यूस करा गया। और अब क्रू इंटीमेसी की तो बात ही छोड़ दो, पहले वन पीस में हमें क्रू को हैंग आउट करते दिखाया गया गोइंग मैरी पर, डिसफंक्शनल फैमिली जैसा, फिशिंग करना, जोक अराउंड करना, उनका बॉन्ड ऑर्गेनिकली बिल्ड अप होता था। पोस्ट टाइम स्किप में यह पूरा एलिमिनेट हो चुका है, ये सिर्फ गैग्स में डिवाइड हो चुका है। स्ट्रॉ हैट फंक्शन करते हैं सिर्फ एक कॉर्पोरेट टैक्टिकल स्ट्राइक टीम की तरह, आइलैंड पे आते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फिर अपना वो प्लॉट ड्यूटीज को यूज़ करते हैं, फिर रियूनाइट हो जाते हैं, फिर एक फाइनल पार्टी रखते हैं, बस यही है। इसमें तुमको क्या बॉन्ड देखेगा, मेरे को ये बताओ। और सबसे बुरी बात, सबसे मेन पॉइंट जो इस वीडियो का मैं कहूँगा वो है डेस्टिनी प्रॉब्लम। 15 साल एक कोर थीमेटिक ब्रिलियंस थी लूफी में कि वो कभी चोजन सेवियर नहीं था, उस पर कोई गॉड टियर पावर नहीं थी, वो उसने बस एक बेकार सा फ्रूट खा लिया जो कि रबड़ का था, गोम गोम नोमी, और फिर वो एक टॉप टियर पावर खुद से इन्वेंट करता है अपनी रॉ क्रिएटिविटी से, ट्रेनिंग से और अपनी शेयर ग्रिट से। उसके जो गियर थे इतने ब्रिलियंट मैकेनिकल एक्सप्लॉयटेशन थे रबर की खुद की एनाटॉमी को, कि कैसे वो पंप करता था अपने ब्लड को फास्ट ताकि वो गियर 2 में बदल सके, वो अपनी बोन्स को इन्फ्लेट करता था ताकि वो गियर 3 में बन सके। लेकिन जो नीका और जॉय बॉय का रेवोल्यूशन था, वो इस सब को खत्म कर कर सिर्फ ये सारी अचीवमेंट्स को खत्म कर कर सिर्फ ये रिवील करता है कि इसमें तो ऑलरेडी एक गॉड टाइप जुआन फ्रूट था जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 साल से छुपा के रख रही थी उनसे, तो बेसिकली ये उसकी डेस्टिनी थी। तो बेसिकली ये कोई अंडरडॉग आउटस्मार्ट नहीं कर रहा था वर्ल्ड को, ये इनएविटेबल मैनिफेस्टेशन थी पूरी डिवाइन एंटिटी की। लिटरेरी थ्योरी में जो फेटलिज्म होता है कि बिलीफ की सारी इवेंट्स हैं जो वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुके हैं, ये कम्प्लीटली नैरेटिव टेंशन को ना खत्म कर देता है। अगर पहले से प्रोफेसाइज कर चुका है लोग कि 800 साल पहले कि जो जॉय बॉय की स्टेट थी वो वापस आएगी, फिर वानो को लिबरेट भी करेगी और उसके बॉर्डर खोल देगी, तो लूफी का स्ट्रगल था वो उसका जेन्युइन स्टेक को ही खत्म कर देता है। अगर वो कभी फेल कर ही नहीं सकता क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी लिखी गई है कि उसको जीतना ही है, तो वो फ्रीडम कहाँ से हुई? ये डायरेक्टली मजाक है, सरकाज़म है, ये खुद की फिलोसफिकल फाउंडेशन जिस पे वन पीस खड़ी थी, जो कि हमें ब्लैक बियर्ड की लेजेंडरी स्पीच में भी दिखती है कि अ मैन्स ड्रीम विल नेवर डाई।
और लूफी का कांस्टेंट रिजेक्शन कि उसका फ्यूचर कभी लिखा नहीं हुआ, वो खुद का फ्यूचर खुद बनाता है अपने खुद के एक्शंस के थ्रू। फिर ओडा नरेटिव के थ्रू लूफी को डायरेक्टली एक गॉड बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू द चोजन वन। बेसिकली ओवरऑल नारुतो और ब्लीच वाला ही कॉन्सेप्ट आ जाता। पहले कहाँ हमें इनहेरिटेड विल की एक पोएट्री टाइप इन्फेस्टेशन दिख रही, अब बस वो एक फेट, डेस्टिनी इन सब में बदल कर आएगा। वेल इतना ही मेरा ख्याल था ये सब पे। वेल मैं तो नहीं बता सकता, किसी को गाइड नहीं कर सकता कि एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज को कैसे रन करना है, जिसके कितने सारे सीरीज आ चुके हैं, सीरीज का रीमेक आ चुका है और मांगास तो ऑलरेडी टॉप सेलिंग कॉमिक ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। पर I can always put my own beliefs into a fucking time chamber as always. Well, ये मेरा टाइम चेम्बर ही है, ये बनाता ही मैं इसीलिए हूँ ताकि मैं फ्यूचर में खुद को देख कर हंस सकूँ कि ये मेरे बिलीव्स होते थे। वेल मेरे को लगता, मैं मेरे पे शक नहीं है क्योंकि वन पीस मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मैं फॉरएवर चेरिश करता हूँ जो भी वन पीस ने मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है। वेल एनीवेज यही आज की वीडियो थी। थैंकफुल अगर तुम लोगों ने देखा है तक, प्लीज डोनेट, इफ यू डू नॉट डोनेट यू डू नॉट मैटर। थैंक यू।